आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या है? द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड डुप्लीकेटिंग और डुप्लीकेशन दैट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल साइकिल में कई सारे इवेंट्स होते हैं, उसकी एक पूरी सीरीज होती है। और सेल साइकिल के दौरान सेल में डिवीजन होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, यानी उसका रेप्लिकेशन होता है, और इससे दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड सेग्रेगेशन आर कंजर्व्ड इवेंट्स। तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन एक तरह का कंजर्व्ड इवेंट्स है। कंजर्व्ड इवेंट मतलब एक संरक्षित प्रक्रिया है। Cell cycle: a cell reproduces by performing an orderly sequence of event in which it duplicates its contents and then divides in two. तो सेल साइकिल के अंदर देखिए एक ऑर्डर में एक पूरे सीक्वेंस में इवेंट होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो सेल के कंटेंट्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है, उसका नंबर डबल हो रहा है, और बाद में फिर वह दो सेल में डिवाइड हो जाती है। इंटरफेस: द पीरियड बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। तो दो माइटोटिक डिवीजन के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इट इज फर्दर डिवाइजिबल इनटू थ्री स्टेजेस। इसको हम दोबारा फिर तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। द फेजेस ऑफ सेल साइकिल: तो आप इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया जा चुका है कि जो सेल साइकिल में ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है। फर्स्ट जैसे ये G1 फेज, देन S फेज, G2 फेज एंड M फेज। एम फेज भी देखिए, इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं। नंबर वन, एक तो हो रहा है यहाँ पर माइटोसिस, या इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। देन सेकंड प्रोसेस हो रहा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो G2 फेज के बाद आती है एम फेज, और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस होते हैं। G1 फेज, देखिए G1 फेज, इट इज द पोस्ट माइटोटिक फेज एंड टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। तो G1 फेज देखिए हमेशा माइटोटिक फेज के बाद में आती है, आपने देखा है इसके बाद की है G1 फेज, एंड टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। द न्यूली फॉर्म सेल्स accumulate the energy and prepares themselves for the synthesis of DNA। तो इस टाइम क्या होता है देखिए, इस समय वह एनर्जी को इकट्ठा करती है सेल, और अपने आप को प्रिपेयर करती है कि वो डीएनए का सिंथेसिस कर सके। तो एक तरह से ये प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जिस टाइम सेल अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर कर रही है। ड्यूरिंग दिस एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। तो इस फेज में बेसिकली आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, यहाँ पर सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फेज है एस फेज। It is the synthesis phase. During this phase, duplication of DNA and centriole takes place। तो इस फेज को हम, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस फेज के दौरान क्या होता है कि देखिए डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी उसका नंबर डबल हो रहा है, और साथ में यहाँ पे सेंट्रियोल्स वो भी डुप्लीकेट हो रहा है। द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो डीएनए का जब डुप्लीकेशन होगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट फेज है G2 फेज। इट इज द प्री मियोटिक फेज, माइटोटिक गैप। तो देखिए ये G2, जो G2 होती है ये M फेज से पहले आती है, जैसे हमने बताया था। ये देखिए ये G2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। और G1 को क्या बोलते हैं हम, पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि ये देखिए M फेज के बाद आ रही है, यानी माइटोटिक के बाद आ रही है G1, इसलिए इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। जबकि G2 को क्या कहते हैं हम, प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले आ रही है।
G2 phase देखिए, it is the pre-mitotic gap phase. The synthesis of RNA protein continues in this phase. तो इस phase में continue यहाँ पर RNA और protein का synthesis होता रहता है. The formation of macromolecules for spindle formation. तो spindle के formation के लिए भी यहाँ पर macromolecules का निर्माण होता है. The cell prepare itself to go into the mitotic phase. तो इस फेज में सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करती है ताकि वो नेक्स्ट फेज में एंटर कर सके. माइटोटिक फेज, एम फेज फॉलोज द इंटरफेज. तो इंटरफेज के बाद एम फेज आती है. दिस लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड कंपेयर टू द इंटरफेज. तो ये अब लास्ट का पीरियड है बट ये इंटरफेज के से इसको कंपेयर किया जाता है तो इससे शॉर्ट पीरियड होता है इसका. ड्यूरिंग दिस फेज टू इम्पोर्टेंट during this phase two important process occur simultaneously. they are, तो एम फेज के दौरान दो तरह के यहाँ पर प्रोसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है न्यूक्लियस का डिवीजन. इट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का 2 इक्वल ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर सेपरेशन होता है. वो 2 अलग अलग इक्वल ग्रुप में वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है. साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इट रिजल्ट्स इन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 हाल्स. तो इस फेज में यहाँ पर साइटोप्लाज्म के जितने भी कंपोनेंट्स होता है इसका 2 इक्वल हाफ में इसका डिवीजन हो जाता है. आफ्टर एम फेज अ सेल में ईदर एंटर इंटरफेज टू रिपीट द सेल साइकिल और G0 फेज टू अरेस्ट द सेल साइकिल. तो देखिए अब एम फेज के बाद ये डिपेंड करता है कि सेल साइकिल इंटरफेज में एंटर कर जाती है. अगर एंटर कर जाती है तो वो सेल साइकिल को रिपीट करती है और यदि वो एंटर ना करके G0 में चली जाती है तो सेल साइकिल यहाँ पर ही अरेस्ट हो जाती है. The cells in G0 phase may grow in size and get differentiated. तो इस फेज में क्या होता है, देखिए जो सेल है वो सेल अपने साइज को क्या करती है, एनलार्ज करती है और साथ में सेल यहाँ पर अब क्या करती है, डिफरेंशिएटेड होने लगती है. अब उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है. Checkpoints. A checkpoint in the cell cycle is a critical control point where stop and go signals regulate the cell cycle. तो देखिए सेल साइकिल पे अभी हमने अलग अलग फेज पढ़ी है. G2 है, ये एम फेज है, G1 है और देन क्या आया यहाँ पर एस फेज. तो देखिए सेल साइकिल में क्या होता है कि एक ये हर फेज पर ये अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं. अब ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, चेक पॉइंट्स का काम होता है कि यदि सेल में कोई प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो उसको वो वहीं पर स्टॉप कर देगा. अदरवाइज सेल आगे रन कर जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए ये अलग अलग चेक पॉइंट्स है जहां पर सेल क्या करती है, वहां पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती है. वहां पर जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो सेल आगे की तरफ रन नहीं होगी और उसको इस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है. द 3 मेजर चेक पॉइंट्स आर फाउंड इन द. तो देखिए यहाँ पर 3 चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं. 3 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं, G1, G2 और एम फेज. तो तीनों में देखिए G1 में होता है, यहाँ पे G2 में होता है एस फेज. तो तीनों ही फेज में क्या होते हैं, एक एक यहाँ पर चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं. इन तीनों चेक पॉइंट पर सेल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है. रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. तो देखिए अब ये सेल साइकिल की यहाँ पर डिफरेंट चेक पॉइंट्स है. ये देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ दे रखा है. तो यहाँ पर सेल साइकिल क्या हो जाती है, यहाँ पर ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर ये रेगुलेट हो गई. तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल. तो यहाँ पर क्रोमोसोम का अटैचमेंट होता है. तो ये यहाँ पर अगर नहीं प्रॉपरली इसका अटैचमेंट नहीं हो पाया तो सेल साइकिल को यहीं पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया जाता है ताकि अब ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले. यदि प्रॉपरली सेल में हर स्टेज पर हर प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो सेल आगे रन कर जाती है और साइकिल कंप्लीट करती है. अदरवाइज इन चेक पॉइंट्स पर यहाँ पर सेल डिवीजन को स्टॉप कर दिया जाता है. देखिए ये G1 पर है, G1 का चेक पॉइंट है.
तो यहाँ पर क्या चेक हो जाता है, देखिए सेल यहाँ पे साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, डीएनए डैमेज। यदि सेल का साइज प्रॉपर नहीं हुआ, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है और डीएनए डैमेज हो गया, यदि ये सारी चीजें हो गई है तो सेल को फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। तो ये G1 चेक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चेक पॉइंट देखिए ये S में आएगा और ये फिर यहाँ पे G2 में आएगा। तो ये देखिए 3 चेक पॉइंट्स है, 1 2 3। तो हम अब इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब G2 चेक पॉइंट्स कंट्रोल्ड बाय MPF। तो G2 देखिए कहाँ आता है, G2 मैंने बताया आपको माइटोटिक्स के पहले ये आ रहा है, तो इसको प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं हम। और पोस्ट किसको बोलते हैं, G1 को। तो ये प्री माइटोटिक फेज है, यानी माइटोटिक्स डिवीजन में एंटर करने से पहले ये यहाँ पर चेक पॉइंट आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो एक्टिव एमपीएफ, जो एक्टिव एमपीएफ है, एमपीएफ क्या होता है, देखिए ये माइटोटिक सीडीके प्लस माइटोटिक साइक्लिन, ये दो से मिलके बनता है। सीडीके इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके क्या होता है, ये एक तरह का साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। एमपीएफ कंट्रोल G2 टू M। तो एमपीएफ क्या करता है, देखिए सेल साइकिल को G2 से M पर जब एंटर कर रही होती है तो वहां पर ये कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल कैसे करेगा ये, या तो वहां पे फास्फोराइलेशन होगा। तो फास्फोराइलेशन कैसे होता है आप जानते हो, या तो एटीपी से फास्फेट मॉलिक्यूल यदि किसी प्रोटीन से ऐड हो जाता है तो वो फास्फोराइलेशन हो जाता है उसका। तो ये क्या करता है, ये G2 से जब M में सेल साइकिल एंटर करती है तो यहाँ पर सेल साइकिल को कंट्रोल करने का जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एमपीएफ। तो एमपीएफ ये कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनमें क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो गया, स्पिंडल की असेंबली होती है, इट्स ओन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये प्रोसेस इसमें होते हैं। और यदि ये कंप्लीटली नहीं होगा तो सेल साइकिल को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, चेक कर दिया जाएगा, यहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा। G2 चेक पॉइंट, सेम वही सारी चीजें, ये G2 चेक पॉइंट हो गया। अब देखिए G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट यानी G1 में किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल बाय G1 सीडीकेज साइक्लिन। तो G1 पर जो कंट्रोल करने वाला चेक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सीडीकेज साइक्लिन। तो G1 साइक्लिन लेवल्स ऑल्सो वेरी विद द सेल साइकिल। तो G1 का जो साइक्लिन है इसका लेवल जो है अलग अलग सेल साइकिल में वेरी करता है। मैनी एडिशनल लेवल्स ऑफ फास्फोराइलेशन, डीफास्फोराइलेशन एंड रेगुलेट। तो किसी भी चीज को कंट्रोल कर कैसे किया जा सकता है, या तो उसका फास्फोराइलेशन होगा, वहां डीफास्फोराइलेशन होगा एंड देन उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो देखिए ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये देखिए G1 साइक्लिन है। तो जीवन साइक्लिन को हम यहाँ पे सीडीके साइक्लिन कहते हैं हम। ये इसका चेक पॉइंट है जो इसको चेक करता है। यहाँ देखिए ये एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी यहाँ पे फास्फेट मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो ऐड होने से क्या हो जाता है, उसका फास्फोराइलेशन हो जाता है। और यदि वहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, डीफास्फोराइलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जीवन में सेल साइकिल को कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। या तो उसका फास्फोराइलेशन होता है या उसका डीफास्फोराइलेशन होता है। द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन काइनेज। तो ये प्रोटीन काइनेज के द्वारा सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। द मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द प्रोग्रेशन ऑफ सेल्स थ्रू देयर डिवीजन साइकिल इज highly conserved in the evolution and plant have retained the basic components of this mechanism। तो ये जो इसकी मैकेनिज्म है सेल साइकिल को, सेल डिवीजन के दौरान जो सेल साइकिल को रेगुलेट किया जा रहा है, तो ये इवोल्यूशन में काफी कंजर्व्ड मैकेनिज्म है ये। The key enzyme that control the transition between the different states of the cell cycle and the entry of non-dividing cells into the cell cycle are the cyclin dependent protein kinase। तो देखिए यहाँ पर सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, की एंजाइम्स जो होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को,
उनको हम बोलते हैं यहाँ पर साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीडीकेस। तो सीडीकेस क्या करता है, हमेशा सेल साइकिल को क्या करता है, वो अलग अलग स्टेट पर कंट्रोल करता है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सीडीकेस की फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस। तो ये एक तरह के एंजाइम्स है जो सेल साइकिल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेल डिवीजन इज अ वाइटल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ऑर्डरली प्रोग्रेशन। तो सेल डिवीजन एक तरह का वाइटल प्रोसेस है, और ये एक ऑर्डर में, इसके लिए एक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक सीक्वेंस में आगे की तरफ रन करता है। एंडोजिनस हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, abscisic acid, gibberellins, and brassinosteroids, as well as environmental factors, all regulate progression through the cell cycle। तो सेल साइकिल में देखिए ये कुछ एंडोजिनस हार्मोन्स भी है जो प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम पढ़ा है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड, जेब्रालिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। तो ये हार्मोन के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। सेल साइकिल इवेंट्स टेक्स प्लेस विथ क्लॉक लाइक प्रिसिशन। तो देखिए जो सेल साइकिल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लॉक एक डायरेक्शन में आगे रन करती है, एज इट इज सेम उस मैनर में ही सेल साइकिल आगे की तरफ रन करती है। Recent studies have demonstrated that cell cycle in plants and animal are regulated by similar mechanism। तो जो रिसेंटली जो स्टडीज की गई है उसके बेस पर ऐसा शो किया गया है कि जो प्लांट्स है और एनिमल है, दोनों में सेल साइकिल को रेगुलेट करने की जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है। ऐसा माना जाता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लांट और एनिमल में सेल साइकिल को रेगुलेट करने की मैकेनिज्म सेम है। अ ग्रुप ऑफ हाईली कंजर्व्ड सेरीन threonine kinases called cyclin dependent kinases has been found to play a key role in guiding the cell cycle process। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले एंजाइम है सीडीकेज। इसकी फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट डिपेंडेंट काइनेसेस, और मेनली ये होते क्या है, ये सीरीन होते हैं या थियोनिन काइनेसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, हाईली कंजर्व्ड ग्रुप है ये। फोर क्लासेस ऑफ साइक्लिन। साइक्लिन्स की फोर क्लासेस है। नंबर वन, जीवन साइक्लिन। जीवन साइक्लिन हैज टू प्रमोट पैसेज थ्रू स्टार्ट और द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द लेट जीवन। तो जहां पर जीवन स्टॉप होता है उस पॉइंट पर ये जीवन साइक्लिन जो होता है ये वहां पर पार्टिसिपेट करता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इसको आगे प्रमोट करने में, या तो स्टार्ट कर देगा या सेल साइकिल को वहीं पर क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये जीवन साइक्लिन है जीवन का। तो जीवन का जीवन साइक्लिन। जीवन एंड एस साइक्लिन बाइंड सीडीकेस एट द एंड ऑफ जीवन। तो जीवन का जहां पर एंड आता है वहां पर सीडीकेस को बाइंड करने का काम करता है ये। तो एस साइक्लिन का वर्क क्या है, ये जीवन के एंड पर सीडीकेस को बाइंड करता है एंड कमिट द सेल टू डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन को कमिट करता है ये। फिर नेक्स्ट वापस एस साइक्लिन्स बाइंड सीडीकेस ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज के समय भी ये क्या करता है, सीडीकेस को बाइंड करता है। तो एस साइक्लिन का भी सेम वर्क है, बट ये एस फेज में क्या कर रहा है, सीडीकेस को बाइंड करने का काम कर रहा है एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है। एम साइक्लिन्स प्रमोट द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। तो जो माइटोसिस के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको प्रमोट करने का काम करता है एम साइक्लिन्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन्स थे जो सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फेज पर वर्क करते हैं। सिमिलरली प्रोटीन फॉस्फेटेज कैन रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम सीडीकेज। तो देखिए ये प्रोटीन फॉस्फेटेज इस एंजाइम का ग्रुप है। ये एंजाइम क्या करता है, सीडीकेज से फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है ये। Either is stimulating or inhibiting their activity depending on the position of the phosphate।
तो देखिए ये जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है, इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये या तो एक्टिवेशन का काम करेगा या डीएक्टिवेशन का। यदि किसी चीज का एक्टिवेशन करना है तो फॉस्फेट को वहां पर ऐड कर दिया जाएगा, और यदि साइकिल को हमें वहां पर स्टॉप करना है या उस प्रोसेस में किसी की एक्टिविटी को इनिबिट करना है, तो वहां पर ये क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करने का वर्क करता है। तो प्रोटीन फॉस्फेटेज का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि सेल साइकिल को जब भी स्टिमुलेट करना है कि या इनिबिट करना है, तो ये डिपेंड करता है कि वहां प्रोसेस कैसा हुआ है। यदि सेल साइकिल प्रॉपरली रन हो रही है तो उस केस में तो ये एक्टिवेशन करेगा, और यदि प्रॉपरली रन नहीं हो पा रही है तो वो वहां पर उसको इनिबिट करने का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है सेल साइकिल की। जैसी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। The addition of removal of phosphate group from CDKs is highly regulated and an important mechanism for the control of cell cycle progression. तो देखिए सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस करे तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि फॉस्फेट को कहाँ पर ऐड करना है या फॉस्फेट को कहाँ से रिमूव करना है। मैंने जैसा बताया आपको अभी ऊपर कि यदि साइकिल प्रॉपरली रन हो रही है, सारे प्रोसेस प्रॉपरली हो रहे हैं, तब तो फॉस्फेट ग्रुप का वहां पर एडिशन हो जाएगा। किससे हो जाता है, सीडीकेस से। अदरवाइज वहां पर फॉस्फेट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सेल साइकिल को आगे प्रोग्रेस करने की। तो उस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साइक्लिन इनहिबिटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द सेल साइकिल इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या होता है, देखिए कुछ साइक्लिन इनहिबिटर्स भी होते हैं। ये साइक्लिन इनहिबिटर्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करने का। तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने का वर्क साइक्लिन इनहिबिटर्स भी करते हैं। एंड प्रोबेबली इन प्लांट्स एज वेल एज, although little is known about plant cyclin inhibitors, but देखिए प्लांट्स में भी करते हैं, प्रोबेबली ऐसा माना जाता है। बट प्लांट्स में इसके बारे में ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, बहुत कम लिटिल इंफॉर्मेशन है। तो साइक्लिन इनहिबिटर जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ऐसा नॉलेज थोड़ी कम है, इसके बारे में ज्यादा ज्ञात नहीं है। CDK activity can be regulated in various ways, but two of the most important mechanism are, तो देखिए सीडीकेस की जो एक्टिविटी होती है उसको कई तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। बट इसके दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फर्स्ट, साइक्लिन सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, साइक्लिन का सिंथेसिस होता है और देन उसका या तो डिस्ट्रक्शन होता है, विघटन होता है। सेकेंड फेज में क्या होता है मैकेनिज्म में, देखिए द फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन ऑफ की अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज विद इन द सीडीके प्रोटीन। तो सेकेंड फेज में मैंने यही बताया था कि फास्फोराइलेशन होगा या डीफास्फोराइलेशन होगा। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगी, फर्स्ट होगी साइक्लिन का सिंथेसिस एंड सेकेंड होगा फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन। CDKs are inactivate unless they are associated with a cyclin. Most cyclins turn over rapidly. तो ज्यादातर cyclins तो क्या है, आगे की तरफ rapidly क्या है, बढ़ते जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि CDK एक्टिव है कि इनएक्टिवेट, ये डिपेंड करता है। दे आर सिंथेसाइज्ड एंड देन एक्टिवली डिग्रेडेड। तो ये सिंथेसाइज भी होते हैं और फिर ये क्या होते हैं, एक्टिवली डिग्रेडेड भी होते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पर इनका सिंथेसिस भी होता है और इनका वहां पर डिग्रेडेशन भी होता है। साइक्लिन्स आर डिग्रेडेड इन द साइटोसोल by a large proteolytic complex called the प्रोटियोसोम। तो देखिए प्रोटीसोम जो होते हैं, तो साइक्लिन्स क्या है, साइटोसोल में डिग्रेडेड होता है। तो साइक्लिन्स का जो डिग्रेडेशन होता है, विघटन होता है, जो टूटना होता है, वो कहाँ पर होता है, साइटोसोल में होता है। और यहाँ पर किसके द्वारा होता है कि ये लार्ज प्रोटियोलाइटिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके द्वारा इसका डिग्रेडेशन होता है। तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स क्या है, उसका नाम है प्रोटीसोम। तो प्रोटीसोम कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि साइक्लिन के डिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। बिफोर बीइंग डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम, द cyclins are marked for destruction by the attachment of a small protein called ubiquitin.
प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एटीपी। तो देखिए जब प्रोटियोसॉम्स की हेल्प से यदि इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो, उससे पहले क्या होता है कि साइक्लिन जो होता है, उसका ये डिस्ट्रक्शन जो है वो मार्क कर लिया जाता है कि भई इसका डिस्ट्रक्शन होना है कि या नहीं होना है। इससे पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम यूबिक्यूटिन कहते हैं। तो यूबिक्यूटिन प्रोटीन जो होता है वो उससे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ही फिर इसका डिग्रेडेशन होता है और इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। G2M. G2M ट्रांजिशन इज ऑल्सो मेजर कंट्रोल पॉइंट। तो G2 से जब साइकिल M फेज में जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये भी एक मेजर कंट्रोल पीरियड है। बोथ A टाइप एंड B टाइप CDKs आर टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर A टाइप का और B टाइप के दो टाइप के CDKs होते हैं। ए टाइप का और बी टाइप के, ये दोनों यहाँ पर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सीडीकेस के टाइप हैं, जिस टाइप के कौन से टाइप के सीडीकेस कहाँ पर सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो याद रखिएगा जब सेल साइकिल को G2 से M के बीच का जो पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पर सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले सीडीकेस हैं, सीडीकेस ए टाइप एंड बी टाइप। A-type CDKs are expressed continuously, while the plant-specific B-type CDKs increase expression during the G2M transition point। तो देखिए यहाँ पर ए टाइप का जो सीडीकेस है ये कंटिन्यू क्या रहता है, इसका एक्सप्रेशन होता रहता है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता रहता है। जबकि जो प्लांट स्पेसिफिक जो बी टाइप का सीडीकेस है, वो कहाँ पर किस पॉइंट पर G2 और M ट्रांजिशन पॉइंट पर, इन दोनों के बीच के पॉइंट पर वो अपने आप को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करता है। तो याद रखिएगा ये बी टाइप का जो सीडीकेस है, ये G2 M ट्रांजिशन पॉइंट पर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करता है। CDK A and CDK B subunits interact with their respective cycling partners। तो ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, ये अपने जो भी रेस्पेक्टिव साइक्लिंग पार्टनर्स है, उनके साथ क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं। तो ये दोनों सब यूनिट है, ये ए एंड बी, तो इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं। Both the expression of CDKA or B and CDKA and B genes and the activity of CDKA and B kinase are affected by plant hormones। तो देखिए CDKA और B, इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है या इनकी जो जीन्स है, इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कुछ प्लांट हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है, वो रेगुलेट होती है, इफेक्टेड होती है। तो कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं जो इनको क्या करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं। ऑक्सिन्स, जिब्रालिक एसिड एंड साइटोकाइनिन इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स। तो देखिए इन जीन्स को एक्सप्रेस करने का जो काम करते हैं, वो मेन ऑक्सिन, जिब्रालिक एंड साइटोकाइनिन करते हैं। And cytokinin can also induce removal of an inhibitory phosphate group। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल और है साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन क्या करता है, जितने भी इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे ये जो सब यूनिट्स हैं, इन सब यूनिट्स से जितने भी इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। In an additional level of controls, phosphorylation at a separate site on the CDK A and B subunits can induce activity of these subunits। तो देखिए इस जो दोनों सब यूनिट है ए एंड बी, इन दोनों सब यूनिट की एक्टिविटी को यदि हम इंड्यूस करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फास्फोराइलेशन का एक सेपरेट साइट होता है। तो किसी भी चीज को यदि आपको एक्टिव करना है, तो वहां पे आपको फास्फोराइलेशन करना है। तो ये एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन के थ्रू। तो ये साइक्लिन्स के टाइप है, देख लीजिए ये साइक्लिन डी जो है या ए बी टाइप है। ये देखिए फास्फेटेज, ये काइनेज, ये सीडीकेस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है ये देखिए। तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Auxins also increases the expression of CDK
ए फर्स्ट एंड माइटोटिक साइक्लिन्स। तो ऑक्सिन्स का भी देखिए इनके एक्सप्रेशन में, ये जितने भी सीडीकेज है इसके एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजिनस ऑक्सिन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू इंड्यूस सेल डिवीजन। तो देखिए सिर्फ ऑक्सिन ही अकेला, यदि आप बाहर से ऑक्सिन्स अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं कभी भी, तो अकेला सिर्फ ऑक्सिन्स ही सेल साइकिल को इंड्यूस करने में सफिशिएंट नहीं होता है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेस आर बोथ नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेशन through the G1S and G2M transition as demonstrated in a variety of cultured plant cell। तो देखिए जब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक डेफिनेट अमाउंट होता है, एक रेशो होता है जो उस मीडिया को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोनों की प्रेजेंस ही बहुत जरूरी होती है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो डेफिनेट रेशो है वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Cytokinin can also increase the expression and kinase activity of CDK1। तो देखिए यहाँ पर साइटोकाइनिन भी और काइनेज जो है इनकी दोनों की एक्टिविटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है साइटोकाइनिन का। मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ एन इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप ऑन द काइनेज। तो जो काइनेज एंजाइम है वहां से यदि जो इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप्स है उनको रिमूव करने में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। In addition, cyclin D31 expression also upregulated by cytokinin। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि इनके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे साइक्लिन D31 के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है साइटोकाइनिन्स। ऐसे ये साइक्लिन D31 अपीयर टू बी अ क्रिटिकल रेगुलेट ऑफ G1S प्रोग्रेशन। तो जब सेल साइकिल G1 से S के आगे की तरफ प्रोग्रेट करती है, उसका प्रोग्रेशन होता है, तो यहाँ पर क्रिटिकली इसको यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जाता है। तो वहां पर ये जो साइक्लिन होता है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है और अपीयर होकर क्या करता है, वो इस लेवल पर सेल साइकिल को यहाँ पर रेगुलेट करता है। साइटोकाइनिन्स साइटोकाइनिन्स रेगुलेट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइकिल। तो देखिए साइटोकाइनिन जो है सेल साइकिल के जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। Cytokines regulate cell division by the affecting the control that govern the paces of the cell through the cell division cycle। तो सेल डिवीजन साइकिल के जो डिफरेंट डिफरेंट पैसेज होते हैं वहां पर ये जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर पेसेज पर वो कंट्रोल करता है और कंट्रोल करता हुआ वे सेल डिवीजन को इफेक्ट करता है। G18 levels were found to peak in synchronized culture tobacco cells at the end of S phase mitosis in G1 phase। तो ये देखिए जो ये टोबैको का जो कल्चर किया गया था, तो टोबैको के कल्चर के वक्त क्या देखा गया कि जो सेल साइकिल की जितने ही फेज है, एस फेज, माइटोसिस एंड G1 फेज, इसके एंड पर क्या देखा गया, जो जीटिन का लेवल था ना वो पीक पर था। तो इन फेसेस पर जीटीन का लेवल ज्यादा पाया गया। जिब्रालिक एसिड जनरली प्रमोट सेल डिवीजन। तो जिब्रालिक एसिड जो होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एंड ड्यूरिंग वाटर सबमर्जेंस इन deep water rice, GA has been shown to induce the expression of cyclin A1 and साइक्लिन B1 एट द G1S ट्रांजिशन। तो देखिए जब सेल साइकिल का G1 और S का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वहां पर ये दोनों जो साइक्लिन से, देखिए साइक्लिन A1 और साइक्लिन ये B1, इन दोनों के एक्सप्रेशन को कौन यहाँ पर इंड्यूस करता है, जिब्रालिक एसिड। तो जिब्रालिक एसिड ये इसको इंड्यूस करता है। दिस इंडक्शन इज फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन एक्सप्रेशन ऑफ माइटोटिक बी टाइप साइक्लिन। तो यहाँ पर ये जो इंडक्शन हो रहा है, यानी इनके जीन के जो एक्सप्रेशन जो बढ़ रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, देखा जाए तो बी टाइप के साइक्लिन के द्वारा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। Not all hormones promote progression through the cell cycle. However, the stress hormone abscisic acid inhibits cell division under unfavorable environmental condition।
तो देखिए जो दूसरे जो हार्मोन है जो सेल प्रमोट कर रहे हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो उन हार्मोन का तो सेल साइकिल को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, बट साथ में जो एब्सिसिक एसिड जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। दिस मे अकर थ्रू अप रेगुलेटिंग ऑफ expression of the cyclin kinase inhibitor ICK1 and down regulation of expression and activity level of CDKA1। तो इस तरह से यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है वो इनके साइक्लिन काइनेज के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। तो इस तरह से कुछ हार्मोन यहाँ पर सेल साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, बट जो दूसरे हार्मोन है वो उसको यहाँ पर रेगुलेट भी करते हैं। समरी, cell cycle control, a clock is running within the cell of synthesis and degradation of cyclin। तो जैसे क्लोक आगे बढ़ती है सेल में, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, या तो साइक्लिन का सिंथेसिस होता है या उसका डिग्रेडेशन होता है, which activate cyclin dependent kinases which activate other proteins to cause checkpoint transition। तो ये क्या करते हैं, या तो यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, या जो दूसरे प्रोटीन जो होते हैं जो चेक पॉइंट ट्रांजिशन पे पाए जाते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। द क्लॉक इज एडजस्टेड, साइक्लिन्स एंड सीडीकेज आर रेगुलेटेड बाय अदर प्रोटीन्स बेस्ड ऑन। तो दूसरे कुछ अगर क्लॉक को एडजस्ट करना यानी सेल डिवीजन को आपको कंट्रोल करना है, तो वहां पर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, या तो साइक्लिन्स होते हैं या सीडीकेज होते हैं, इनको रेगुलेट किया जाता है। तो इनके ये तो होते ही है, साथ में कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे एक्सटर्नल सिग्नल्स है, कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, इंटरनल सिग्नल्स होते हैं जिनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं।